विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा? क्या थे आपके? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं आपके प्रोटिस्टा। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स तो भाई उसमें नहीं आते हैं। सब क्या आते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक्स होते हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर। हवा में, पानी में, सॉइल में, इवन बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं आपके मोनेरन्स। उसी तरीके से फंगस भी कुछ हद तक कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, मतलब यूबिक्विटस होते हैं, आपको हर जगह पे मिल जाएंगे। बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्मेट में खाना स्टोर होता है, वैसे ही आपके फंगस में भी ग्लाइकोजन के फॉर्मेट में ही खाना स्टोर होता है। रिजर्व फूड आपका फंगस का ग्लाइकोजन ही होते हैं। हे सेल्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। सबकी पढ़ाई भी और लाइफ भी काफ़ी अमेजिंग चल रही होगी। मैं हूं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो आज के सेशन में हम करने वाले हैं अपना फोर्थ किंगडम, दैट इज योर किंगडम फंजाई। फंजाई में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, क्या क्या इंक्लूडेड है, आज हम सब कुछ इस लेक्चर नंबर 4 में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो मेक श्योर ज़रूर करना कि आप इस एक सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देख रहे हो, ताकि आपको पता चल जाए कि फंगाई में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या डिफरेंसेस और कितने मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी आपको इस एक किंगडम में देखने के लिए मिलती है। चलो तो भैया, लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम। हियर वी गो विद द प्यारा सा मोटिवेशनल डोज ऑफ मोटिवेशन। देयर इज अ पावर डीप विद इन यू, द पावर टू क्रिएट द लाइफ यू वांट। स्टॉप ओवरथिंकिंग एंड स्टार्ट यूजिंग योर पावर। एग्जैक्टली, इतना ओवरथिंक करने की जरूरत नहीं है, बस उस पावर को यूटिलाइज करो दैट यू हैव, एंड डेफिनेटली यू गोना सक्सीड इन योर फ्यूचर गोल्स। और डेफिनेटली मेरे सारे अच्छे से बच्चे जो सच में अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, वो नीट क्वालिफाई जरूर कर पाएंगे विद फ्लाइंग कलर्स के साथ। तो हार नहीं माननी है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, बस ठीक से प्रिपेयर करना है। ठीक है, चलो। तो देखो भाई, किसी को भी अगर इन केस चाहता है कि उसको डे टू डे टाइमली नोटिफिकेशंस मिलते जाएं जब मैं सेशंस लेकर के आती हूं, तो वो लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और अगर इन केस किसी भी स्टूडेंट को किसी डाउट के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी है, वो मुझसे कुछ क्लियर अप करना चाहता है, सजेशन चाहता है, तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकता है। खुशबू_भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। चलो, तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विद flashback MCQs. Here we go with the very first question. Which of the following is not a characteristics of kingdom protista? क्या थे आपके? Unicellular eukaryotic organisms. Unicellular eukaryotic organisms होते हैं आपके प्रोटिस्टा। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स तो भाई उसमें नहीं आते हैं। सब क्या आते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक्स होते हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर। बी जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में किंगडम प्रोटिस्टा के नहीं इंक्लूड होता है। चलो भैया, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज प्रोटोजोआन बिलोंगिंग टू द किंगडम प्रोटिस्टा? पैरामीशियम, वॉल्वोक्स, स्पाइरोगायरा या फिर हाइड्रा आपका? तो हमने प्रोटोजोआन्स पढ़े थे, सीलिएटेड प्रोटोजोआन्स, जिसमें सीलिया की प्रेजेंस थी। तो कौन है वो? आपके पैरामीशियम है। देख के ही समझ में आ रहा है, पैरामीशियम के पास सीलिया होता है, जो ना सिर्फ उसके लोकोमोशन में हेल्प करता है, इवन आपके फूड के पार्टिकल्स को उसके ओरल कैविटी तक, ओरल ग्रूव तक लेकर के जाता है, ताकि उस खाने को वो एनगल्फ करके गलेट तक लेकर के जाकर के डाइजेस्ट कर सके। ठीक है, तो आपका क्या हो गया? पैरामीशियम हो गया। स्पाइरोगायरा तो फिलामेंटस फंगाई होता है, और हाइड्रा भी आपको पता ही है। चलो, तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन किंगडम प्रोटिस्टा इज प्राइमरली फोटोसिंथेटिक? इसमें से कौन सी आपकी फोटोसिंथेटिक होती है? तो हम लोगों ने डाइनोफ्लैजिलेट्स पढ़े थे, क्राइजोफाइट्स पढ़े थे, और यूग्लेनॉइड्स पढ़े थे। यूग्लेनॉइड्स तो भाई मिक्सोट्रॉफिक थे। मेनली आपका हमने क्राइजोफाइट्स और डाइनोफ्लैजिलेट्स पढ़े थे। तो डाइनोफ्लैजिलेट्स ही तो थे जो आपका क्या कर रहे थे? फोटोसिंथेसिस कर रहे थे, रेड टाइड्स बना रहे थे, रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स, गोनियोलेक्स आपका। और क्राइजोफाइट्स क्या कर रहे थे? जिसमें डाई एटम्स और डेस्मिड्स आ रहे थे। डाई एटम्स तो चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं आपके ओशियंस के। तो यहाँ पे आपका क्राइजोफाइट्स तो दिए नहीं हुए हैं जो क्राइंग बेबी थे, डाइनोफ्लैजिलेट्स दिए हैं, तो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है।
चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ओहो, यहाँ तो भाई क्वेश्चन खत्म हो गया, बट हमारा क्या स्टार्ट हो गया है सेशन का कंटेंट। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फंगाई। तो भाई फंगाई एक ऐसा किंगडम है जहाँ पे आपको भर भर के क्या मिलेगी, मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे आपको भर भर के मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलेगी। ये एक ऐसा किंगडम है। मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब उनके स्ट्रक्चर में आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉफिक होते हैं आपके मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। हमने पढ़ाई था हेटेरोट्रॉफिक में भी आपका सबसे मेनली ये ज्यादातर क्या होते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? सैप्रोफिटिक होते हैं। आप सब लोगों को पता है किस पे ग्रो करते हैं? डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर ग्रो करते हैं। जो आपके फफूंद लग जाती है जब आप किसी भी खाने को इतने ह्यूमिड एनवायरनमेंट में रख देते हो या गर्मी में रख देते हो तो उस पर फंगस लग जाती है, फफूंद लग जाती है। दैट फफूंद इज ओनली अ फंगस। और वो फंगस आपकी कैसी होती है? हेटेरोट्रॉफिक होती है नेचर में। हेटेरोट्रॉफिक होती है आपकी नेचर में। एंड कुछ बहुत ऐसे फंगस भी होते हैं जो पैरासिटिक होते हैं, मतलब इन्फेक्शन कॉज करने वाले होते हैं, तो पैरासिटिक भी माने जाते हैं आपके ये फंगस। सैप्रोफिटिक्स मेनली होते हैं, बट उनके साथ साथ कुछ बहुत ऐसे भी होते हैं जो पैरासिटिक भी होते हैं। फंगाई आर कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मीनिंग पता है आपको? मैंने एक वर्ड बताया था प्रोटिस्टा में, यूबिक्विटस। यूबिक्विटस बताया था, जो हर जगह, सॉरी प्रोटिस्टा में नहीं, मोनेरा में बताया था कि यूबिक्विटस होते हैं, मतलब हर जगह प्रेजेंट होंगे। हवा में, पानी में, सॉइल में, इवन बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं आपके मोनेरन्स। उसी तरीके से फंगस भी कुछ हद तक कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, मतलब यूबिक्विटस होते हैं, आपको हर जगह पे मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में आपको फंगस मिल जाएंगे। कहाँ ग्रोथ होती है इनकी? वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस में। मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि जब भी आप गर्मी में खाने को एक ह्यूमिड इन्वायरमेंट में रख देते हैं या ऐसी जगह पे रख देते हैं जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है और आपकी ह्यूमिडिटी भी है नेचर में, तो वहाँ पे फंगस बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं। 30 to 35 डिग्री सेल्सियस का इनको टेम्परेचर चाहिए होता है और एसिडिक पीएच की रिक्वायरमेंट होती है आपके फंगस को ग्रो करने के लिए। हैबिटेट क्या होता है? ये टेरेस्ट्रियल तो होते ही हैं, लेकिन कुछ बहुत ऐसे मेंबर्स भी होते हैं आपके फाइकोमाइसिटीज में पढ़ने के लिए मिलेंगे जो एक्वाटिक भी होते हैं, मतलब पानी में भी आपको मिल जाएंगे। देख रहे हो, हवा में तो मिल रहे हैं, सॉइल पे भी मिल रहे हैं, पानी में भी आपको मिल जाएंगे। इसी रीजन से इनको यूबिक्विटस कहा गया है। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। भाई स्पोर्स हैं तो आपको पता ही है डिस्पर्स हो जाएंगे, तो ये एयर करंट के थ्रू, हवा के थ्रू ये डिस्पर्स हो सकते हैं इधर इधर, और जहां पे भी स्पोर्स गिरते हैं उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है, वहां से एक नया फंगस ग्रो होने लग जाता है। आपको एक बात बताए कि कुछ बहुत ऐसे फंगस हैं जो केराटिन पे भी ग्रो करते हैं। केराटिन क्या है आपका? कहाँ प्रेजेंट होता है? हेयर्स में प्रेजेंट होता है, नेल्स में प्रेजेंट होता है केराटिन, वहां पे भी आपके फंगस ग्रो हो सकते हैं। हेयर्स में आपको डैंड्रफ हो जाती है, दैट इज ओनली अ फंगस ओनली। ठीक है, मलेशिया फरफर बोलते हैं उस फंगस को जो आपके डैंड्रफ कॉज करती है। ठीक है, हेयर्स में हो गए, नेल्स में भी ग्रो कर सकते हैं फंगल इन्फेक्शन हो जाता है आपको। इवन एनिमल्स में जो हॉर्न्स होती हैं, हॉर्न्स के ऊपर भी ये फंगस प्रोड्यूस हो सकते हैं। इस टाइप के फंगस को हम कहते हैं किराटिनोफिलिक फंगस। किराटिनोफिलिक फंगस जो आपके किराटिन पे ग्रो करते हैं। कुछ बहुत ऐसे फंगस होते हैं जो काव डंग के ऊपर भी, गोबर के ऊपर भी ग्रो करते हैं, उनको हम कहते हैं कॉप्रोफिलस फंगस, जो गोबर के ऊपर ग्रो करते हैं। और सेल वॉल की बात करें तो आपको मैंने बेसिक इंट्रो में बताया था कि फंगस की सेल वॉल किससे बनी होती है? काइटिन से बनी होती है, विच इज द होमोपॉलीमर ऑफ नाग, किसका? एन एसिटाइल ग्लूकामीन। एंड पॉलीसेक्राइड्स, फ्यू ऑफ पॉलीसेक्राइड्स भी इनमें प्रेजेंट होते हैं। और अगर मैं बात करूं इनके रिजर्व फूड की, कि खाना कैसे रिजर्व करके रखते हैं, तो ये रिजर्व फूड जैसे हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्मेट में खाना स्टोर होता है, वैसे ही आपके फंगस में भी ग्लाइकोजन के फॉर्मेट में ही खाना स्टोर होता है। रिजर्व फूड आपका फंगस का ग्लाइकोजन ही होते हैं। ठीक है, अब आपके जो फंगस होते हैं, अभी मैंने आपको बताया हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, जिसमें से आपको सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोन्ट्स भी दिख जाएंगे। अभी मैंने आपको बताया कि वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, तो हेटेरोट्रॉफिक में कुछ बहुत आपको सैप्रोफाइट्स मिल जाएंगे। सैप्रोफिटिक जो डेड और डिकेइंग मैटर, सॉल्युबल डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर फीड करते हैं। पैरासिटिक होते हैं, इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं आपके। इवन सिम्बायोन्ट्स भी होते हैं, मतलब वो किसी के साथ एसोसिएशन में रहते हैं आपका, जैसे कि माइकोराइजा या आपके हायर प्लांट्स के साथ एसोसिएशन में रहता है। लाइकेंस आपके एल्गी और फंगस का एसोसिएशन होता है, तो ये आपको बताऊंगी, आपको लास्ट में लाइकेंस के बारे में और सिम्बायोन्ट्स के बारे में बताऊंगी। तो सैप्रो
हेटेरोफाइट्स क्या होते हैं? अब आपको एक लाइन ध्यान में रखनी है, दैट इज जो इसमें लिखी हुई है ये वाली, हेटेरोट्रॉफिक एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर, व्हाट दे ऑब्जर्व, सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द डेड सबस्ट्रेट्स। इसके ऊपर PYQ आ चुका है, सॉल्युबल लिखा है, इनसॉल्युबल नहीं लिखा है आपका, ठीक है? तो इस बात पे ध्यान रखना, ये सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर, आपके डेड मैटर्स के ऊपर फीड करते हैं। लिविंग पैरासाइट्स क्या होते हैं? लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स में रहते हैं और उनको इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। सिम्बायोन्ट्स आपके हायर प्लांट्स या फिर एल्गी के साथ एसोसिएशन में रहते हैं, जैसे कि नीचे लिखा हुआ है। लाइकेंस एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है आपके फंगस और एल्गी के बीच में। एल्गी यहाँ पे आपका साइनोबैक्टीरिया भी हो सकती है, ठीक है? माइकोराइजा आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है आपके हायर प्लांट्स के साथ, प्लांट की रूट्स और फंगस के बीच में, जैसे कि राइजोबियम आपने पढ़ा है, ठीक है? वैसे उस तरीके से ये क्या शो करता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है। अब फंगस ना आपके यूनिसेलुलर भी होते हैं और फंगस आपके मल्टी सेलुलर भी होते हैं, ठीक है? कुछ बहुत एग्जाम्पल है यीस्ट और सिंसिट्रियम, ठीक है? तो ये दोनों एग्जांपल्स आपके यूनिसेलुलर फंगस के एक ही सेल से बने हुए हैं, जबकि आपके मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ना, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या, मल्टीसेलुलर फंगस में आपको मिल जाएंगे थोड़े बहुत लूज टिश्यू। हमने बेसिक इंट्रो में वो टेबल देखी थी जो एनसीईआरटी में बनी हुई थी कि आपका जो लूज टिश्यू है, टिश्यूज की प्रेजेंस आपको प्लांट्स में और एनिमल्स में बहुत अच्छे से दिखेगी, लेकिन ये आपके थोड़े बहुत लूज टिश्यूज, धागेदार टिश्यूज, किस तरीके से? इस तरीके से धागेदार टिश्यूज आपके प्रेजेंट होते हैं मल्टीसेलुलर फंगाई में, जिनको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज हाइफे, वी कॉल इट एज हाइफे। ये आपको जो ये दिखते हैं ना लूज टिश्यूज, याद रखना, ये जो लूज टिश्यूज आपको दिखते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज हाइफे। एंड जब भी आपके ये जो लूज टिश्यूज होते हैं ना, धागेदार होते हैं आपके, एकदम धागे की तरह जैसे नहीं होता थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जब इंटरवूवन नेटवर्क बना लेते हैं, एक धागे का बहुत सारा गुच्छा बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं? व्हेन दीज हाइफी फॉर्म एन इंटरवूवन नेटवर्क, फॉर्म एन इंटरवोवन नेटवर्क, दे आर नोन एज माइसीलियम। जब ये आपका इंटरवोवन नेटवर्क बना लेते हैं, दे आर नोन एज माइसीलियम। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैम आपने डायरेक्ट वो फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज पे क्यों नहीं स्टार्ट किया? लेट मी टेल यू, फंगस के अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे से टर्म्स हैं जिनका अगर आपको बेसिक मतलब नहीं पता होगा तो उनके अंदर जो आपका डिटेल लिखी हुई है कुछ नहीं समझ में आएगी भाई, कुछ भी नहीं समझ में आने वाली है। तो इसीलिए पहले आपकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपको क्लियर अप कर रही हूँ कि यूनिसेलुलर फंगस कौन से होते हैं, मल्टीसेलुलर कौन से होते हैं, आपके माइसीलियम क्या होता है, हाइफे क्या होता है, सेप्टेट, एसेप्टेट क्या होता है। जब इनकी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाएगी ना कि हाँ ये क्या होते हैं, तब जब आप उनको रीड करोगे ना अपनी एनसीईआरटी की बुक से, फटाक से यूं फिंगर टिप्स पे समझ में आ जाएगा कि क्या एक्चुअली में उसमें लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये हो गया आपके माइसीलियम। अब माइसीलियम भी आपके ना दो टाइप के होते हैं, माइसीलियम को भी हम दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। पहला होता है आपका सेप्टेट और दूसरा होता है आपका एसेप्टेट, ठीक है? देखो सेप्टेट में क्या होता है, इस तरीके से आपकी माइसीलियम हुई, ऐसे कंपार्टमेंट्स बने होते हैं उनके अंदर। तो ये हो गया सेप्टेट, जिसमें कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं आपके हाइफे या माइसीलियम में, उसको हम कहते हैं सेप्टेट माइसीलियम, ठीक है? क्या बोलते हैं हम? सेप्टेट माइसीलियम बोलते हैं, ठीक है? और अगर आपके इसी माइसीलियम में कोई कंपार्टमेंट नहीं प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से कोई भी कंपार्टमेंट नहीं प्रेजेंट है, तो उसको हम कहते हैं एसेप्टेट माइसीलियम। व्हाट वी कॉल इट एज एसेप्टेट माइसीलियम। एग्जांपल एसेप्टेट का सिर्फ फाइकोमाइसिटीज होते हैं, फाइकोमाइसिटीज में ही आपका जो आपकी लोअर फंजाई होती है उन्हीं में ही सिर्फ एसेप्टेट माइसीलियम प्रेजेंट होते हैं और किसी में नहीं होते हैं। सेप्टेट की बात करें तो सेप्टेट आपकी बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और रिमेनिंग जो तीन होते हैं ना ड्यूट्रोमाइसिटीज, उन सब में प्रेजेंट होते हैं आपके सेप्टेट माइसीलियम। अब ये सेप्टेट माइसीलियम को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है ऑन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, ऑन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस कि कितने न्यूक्लियस उसमें प्रेजेंट होते हैं। अब ये सेप्टेट माइसीलियम को भी आपका डिवाइड किया जाता है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है ऑन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस कि कितने न्यूक्लियस होते हैं इन कंपार्टमेंट्स के अंदर। तो अभी मैंने आपको बताया कि माइसीलियम कैसा होगा, अगर आपके इस तरीके से कंपार्टमेंट प्रेजेंट होंगे तो उसको हम कहते हैं सेप्टेट माइसीलियम। इसके अंदर अगर सिर्फ एक
न्यूक्लियस प्रेजेंट है इस तरीके से, हर एक कंपार्टमेंट, हर एक सेप्टेट के अंदर आपका सिर्फ एक माइसीलियम प्रेजेंट है, तो उसको हम कहते हैं मोनोकैरियोटिक माइसीलियम। मोनो मतलब सिंगल, और न्यूक्लियस के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? कैरियो। क्या यूज करते हैं? कैरियो। तो मोनोकैरियोटिक माइसीलियम जिसमें सिर्फ एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जबकि डाइकैरियोटिक माइसीलियम में क्या होते हैं? आपके दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से ये हो गया आपका माइसीलियम जिसमें ये सेप्टा प्रेजेंट है। और लेट मी टेल यू, इनके अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं ना, जैसे कि एक न्यूक्लियस हो गया इसका, ठीक है, और ये हो गया इसका दूसरा न्यूक्लियस, ये हो गया इसका दूसरा न्यूक्लियस। ये दोनों ही न्यूक्लियस दे आर जेनेटिकली डिफरेंट, ये दोनों ही डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूक्लियस होते हैं। यहां से आपका क्वेश्चन आता है कि क्या डाइकैरियोटिक माइसीलियम के अंदर जो दोनों न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर या दे आर जेनेटिकली सिमिलर? तो लेट मी टेल यू, ये दोनों ही आपके न्यूक्लियस जो होते हैं दे बोथ आर जेनेटिकली डिसिमिलर, जेनेटिकली भी डिसिमिलर होते हैं आपके, एंड दे आर ऑल्सो डिफरेंट काइंड, मतलब दोनों के स्ट्रक्चर में भी कहीं ना कहीं आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। और ये आपस में फ्यूज नहीं होते हैं, अभी ये ऐसे आपस में फ्यूज नहीं होते, एक स्टेज आती है वहां पे ये फ्यूज होकर के जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये फ्यूज नहीं होते हैं। और इस टाइप के न्यूक्लियस को, इस टाइप के माइसीलियम को जिसमें दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, दैट इज नोन एज डाइकैरियोटिक माइसीलियम, जहां पे आपके दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं एंड दे बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, क्या पूछा जा सकता है? इसी को ही हम बोलते हैं डाइकैरियन, इसी को ही हम बोलते हैं डाइकैरियन। दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, दे बोथ आर ऑफ डिफरेंट काइंड, ठीक है। ये तो हो गया भाई माइसीलियम का डिफरेंशिएशन। अब हम बात करेंगे कि भाई हमारा फंगस जो होता है वो रिप्रोडक्शन कैसे करता है। हमारा भाई फंगस भी तो रिप्रोडक्शन करता ही है, तो फंगस रिप्रोडक्शन करता है आपके तीन तरीके से। फंगस आपका रिप्रोड्यूस करता है तीन तरीके से। तो पहला सिस्टम होता है आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। क्या लिखा है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन लिखा हुआ है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आता है आपका फ्रेगमेंटेशन, जो राइजोपस में होता है। फ्रेगमेंटेशन जो होता है ये आपके राइजोपस में होता है, जो जिसको हम ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, ठीक है। बडिंग बात करूं तो बडिंग आपके यूनिसेलुलर फंगाई दैट इज यीस्ट में होता है। बाइनरी फिजन, फिजन लिखा हुआ है दैट इज मींस बाइनरी फिजन जो होता है वो कुछ बहुत यूनिसेलुलर फंगाई में होता है, समवॉट यूनिसेलुलर फंगाई में होता है आपका ये बाइनरी फिजन, ठीक है। अब आप लोगों ने एक चीज देखी, ये आपके हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़े थे कि ये सारे तीनों आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने इनका नाम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं रखा, इनका नाम मैंने क्या रखा? वेजिटेटिव प्रोपगेशन रखा। क्यों रखा? तो देखो भाई, इन तीनों को हम लोग वेजिटेटिवली प्रोपगेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके अंदर एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं बन रहे हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे वहां होता है जहां पे एसेक्सुअल स्पोर्स बन रहे होते हैं। यहाँ पे किसी तरीके की एसेक्सुअल स्पोर्स की फॉर्मेशन आपने देखी? नहीं देखी, तो इसीलिए इनको वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बोलते। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका यहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन की वजह से होता है। यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बनते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल स्पोर्स बोलते हैं। ये एसेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं आपके, इन्हीं की फॉर्मेशन के बाद आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये एसेक्सुअल स्पोर्स के बनने के बाद ही आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब अगर मैं बात करूं फंगाई के बॉडी की, तो फंगस जो होते हैं ना, फंगाई की जो बॉडी होती है उसमें कितने कैसी प्लॉइडी लेवल होती है? एन होती है। ये हेप्लॉइड बॉडी होती है इनकी। तो इनके स्पोर्स कैसे रहेंगे? ये भी आपके हेप्लॉइड रहते हैं। क्या रहते हैं? दे आर ऑल्सो हेप्लॉइड इन नेचर। आपके एसेक्सुअल स्पोर्स भी हेप्लॉइड होते हैं एंड दे आर फॉर्म्ड बाय द माइटोसिस। हेप्लॉइड बॉडी जो होती है इनकी, ये किसके थ्रू बनती है? माइटोसिस के थ्रू बनती है, इसीलिए इन स्पोर्स को हम लोग माइटोस्पोर्स भी बोलते हैं। वी कॉल देम एज माइटोस्पोर्स। जो आपके ये एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं आपके, ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं, इन्हीं की वजह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो आपके एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं वो हेप्लॉइड होते हैं, जैसे कि फंगस की बॉडी हेप्लॉइड होती है। और ये हेप्लॉइड जो स्पोर्स होते हैं ये माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू बनते हैं, इसीलिए इन्हें माइटोस्पोर्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? माइटोस्पोर्स। ये आपके तीन तरीके के होते हैं। तीन तरीके के कौन से? कोनिडिया होते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स होते हैं, जूओस्पोर्स होते हैं। ये तीन तरीके के एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके ये तीन स्पोर्स बनते हैं, ऊस्पोर, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स।
स्पोर्स, ये 3 स्पोर्स बनते हैं। तो अभी हम इन सब का डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि एसेक्सुअल स्पोर्स में क्या डिफरेंस होता है। तो मैंने 3 स्पोर्स आपको बताए, दैट इज द ज़ूओस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर और कोनिडिया बताया। इन तीनों में से जो आपके ज़ूओस्पोर होते हैं ये आपके होते हैं प्लानोस्पोर। प्लानोस्पोर का मतलब पता है क्या होता है? प्लानो का मतलब होता है कि ये स्पोर्स आपके मोटाइल होते हैं, मोटिलिटी शो करते हैं। किस वजह से? क्योंकि इनके पास फ्लैजिला की प्रेजेंस होती है। देखो मैंने लिखा हुआ है प्लानोस्पोर, इसीलिए बोला क्योंकि ये मोटाइल होते हैं, दे कंटेन फ्लैजिला। ये एंडोस्पोर होते हैं। एंडोस्पोर का मतलब पता है? ये बॉडी के अंदर बन रहे होते हैं, ठीक है? आपके बॉडी के जो फंगस की जो बॉडी होती है उसके अंदर बन रहे होते हैं, दैट वाई दे आर नोन एज एंडोस्पोर। इनमें सेल वॉल की कोई प्रेजेंस नहीं होती है। अब भाई स्पोर्स हैं आपके, तो ये डिस्पर्स भी होंगे, लेकिन ये डिस्पर्स आपके वाटर करंट के थ्रू होते हैं, एयर करंट के थ्रू नहीं। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हो, अगर ये वाटर करंट के थ्रू फ्लो हो रहे हैं, डिस्पर्स हो रहे हैं, तो कहां प्रेजेंट होंगे? एक्वाटिक फंगाई में प्रेजेंट होंगे। और ये एक्वाटिक फंगाई सिर्फ और सिर्फ आपको फाइकोमाइसिटीज में देखने के लिए मिलेगी। तो फ्यू मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज में आपके ज़ूओस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो एक्वाटिक फंगाई होती है। याद रखना ये चीज, ज़ूओस्पोर अगर मैं बोलूंगी कि क्या ज़ूओस्पोर टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में से डिस्पर्स होते हैं या टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो गलत है। ये एक्वाटिक फंगाई में पाए जाते हैं एंड वाटर करंट के थ्रू ये एनवायरनमेंट में डिस्पर्स होते हैं, ठीक है? स्पोरेंजियोस्पोर्स की बात करूं तो दे आर ए प्लानोस्पोर्स। क्या है ये? ए प्लानोस्पोर्स हैं। ए प्लानोस्पोर्स का मतलब जानते हो? मतलब ये मोटाइल नहीं है। प्लानो का मतलब मोटाइल होता है, ए प्लानो का मतलब मोटिलिटी ये नहीं शो करते हैं, ठीक है? ए प्लानो का मतलब नॉन मोटाइल। कैसे स्पोर्स होते हैं? एंडोस्पोर्स अगेन आपके स्पोरेंजियम के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। वॉल्स कैसी होती है? थिन वॉल होती है। टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहते हैं और फाइकोमाइसिटीज में पाए जाते हैं। तो फाइकोमाइसिटीज में 2 टाइप के स्पोर्स होते हैं एसेक्सुअल, एक ज़ूओस्पोर होता है और एक आपका स्पोरेंजियोस्पोर होता है। एग्जाम्पल आपका राइजोपस एंड म्यूकर। क्या है? राइजोपस एंड म्यूकर। इसी तरीके से अगर मैं कोनिडिया की बात करूं तो कोनिडिया भी आपका ए प्लानोस्पोर हुआ। मतलब ये क्या है? नॉन मोटाइल है आपका, एक्सोजीनस होता है। क्या होता है? एक्सोजीनस मतलब आपके फंगस के बॉडी के बाहर प्रोड्यूस होता है। अगर मैं पेनिसिलियम का डायग्राम बताऊं ना, तो इस तरीके से आपका ये पेनिसिलियम, इसकी माइसीलियम निकली है। इसके जो स्पोर्स होते हैं ना, इस तरीके से बाहर की तरफ अरेंज होते हैं, इस तरीके से बाहर की तरफ अरेंज होते हैं। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं? कोनिडिया बोलते हैं। एंड दे आर एक्सोजीनस इन नेचर। एक्सोजीनस बॉडी के बाहर प्रोड्यूस होते हैं। थिक सेल वॉल होती है। एग्जांपल क्या हो गया? पेनिसिलियम, अभी मैंने आपको बताया। एस्कोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज में प्रेजेंट होते हैं। एंड यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे कॉमन एसेक्सुअल स्पोर्स कौन से होते हैं? तो सबसे कॉमन एसेक्सुअल स्पोर्स आपके कोनिडिया होते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में विच इज द मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल स्पोर्स, देन यू शुड नो दैट कोनिडिया इज द मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल स्पोर्स इन नेचर। अच्छा, अब आपने एक बात नोटिस करी, मैंने यहाँ पे ज़ूओस्पोर लिखा, स्पोरेंजियोस्पोर लिखा, कोनिडिया लिखा, सबका नाम ले लिया। फाइकोमाइसिटीज में थे, एस्कोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज में थे, लेकिन आपके बेसिडियोमाइसिटीज का मैंने नाम नहीं मेंशन किया। देखा आपने, मैंने यहाँ पे इन एसेक्सुअल स्पोर्स में बेसिडियोमाइसिटीज का नाम मेंशन नहीं किया। तो यहाँ पे आपको एक बात नोट करनी है, यहाँ पे आपको बात नोट करनी है, दैट इज बेसिडियोमाइसिटीज डू नॉट कंटेन एसेक्सुअल स्पोर्स। बेसिडियोमाइसिटीज डू नॉट कंटेन एसेक्सुअल स्पोर्स। याद रखना ये चीज कि बेसिडियोमाइसिटीज में एसेक्सुअल स्पोर्स की प्रोडक्शन नहीं होती है, उनके अंदर एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं होते हैं, बाकी तीनों में एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। एस्को एंड ड्यूट्रो में आपका कोनिडिया होगा, बाकी फाइकोमाइसिटीज में ज़ूओस्पोर और स्पोरेंजियोस्पोर होते हैं, ठीक है? तो ये हो गया आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो कौन से स्पोर्स के थ्रू करते हैं। अब आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगाई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगाई जो है थोड़ा सा डिफरेंट होता है आपका फंगस के अंदर, थोड़ा सा डिफरेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जैसे आप लोगों ने देखा है नॉर्मली कि सबसे पहले आपका न्यूक्लियर डिविजन होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है, कैरियोकाइनेसिस होती है, लेकिन फंगस के अंदर सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस नहीं होती है। फंगस के अंदर, अब भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो क्या बनेंगे? गैमीट्स बनेंगे ही बनेंगे। तो या तो 2 मोटाइल गैमीट्स होंगे या तो 2 आपके नॉन मोटाइल गैमीट्स होंगे। तो यहाँ पे आपकी बुक में गैमीट्स नहीं लिखा हुआ है, सेल्स लिखा हुआ है। या तो 2 सेल्स होंगे
वो सेल्स का प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या हो गया आपका साइटोप्लाज्म का सबसे पहले यहाँ पे फ्यूजन होता है। तो सबसे पहला जो स्टेप आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस में होता है, वहां पे आपके टू मोटाइल या फिर नॉन मोटाइल सेल्स या फिर गैमीट्स आपस में क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। व्हाट दे डू, दे फ्यूज टुगेदर, और उनका सेल्स जो होता है, सेल्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो फ्यूज होता है। तो आपकी बुक में ही लिखा हुआ है कि फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म ही तो होता है। तो सिर्फ साइटोप्लाज्म उनका क्या होता है, फ्यूज होता है, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। तो प्लाज्मा, प्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा का फ्यूजन हो रहा होता है। और जब प्लाज्मा आपका फ्यूज होता है उसके बाद उनके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज होकर के क्या बनाते हैं, इनके दोनों न्यूक्लियस, पहले तो इनका साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ, साइटोप्लाज्म फ्यूज होने के सेकेंड स्टेप में होता है इनका फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई। इनके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं वो आपस में फ्यूज होकर के क्या बनाते हैं, फ्यूज होकर के क्या बनाते हैं, जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं। क्या बनाते हैं, जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पे गैमीट्स लिखा हुआ है या फिर सेल्स लिख लो। सेल्स कैसे होंगे, फंगाई के अंदर, फंगाई की बॉडी कैसी होती है, हेप्लॉइड होती है। तो उनके जो स्पोर्स आपस में, जो सेल्स आपस में फ्यूज हो रहे होंगे वो कैसे होंगे, दे आर ऑल्सो एन। तो n प्लस एन यहाँ पे क्या बना दिया, 2n बना दिया। ये तो जाइगोट ने भाई, ये तो जाइगोट ने 2n बना दिया। लेकिन हमने तो पढ़ा यहाँ पे कि हमारी फंगस की जो बॉडी होती है वो तो हेप्लॉइड होती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस जाइगोट को 2n से n लेकर के आना पड़ेगा। तो आफ्टर द कैरियोगैमी, न्यूक्लियस के फ्यूजन के बाद जो आपका जाइगोट की फॉर्मेशन होती है उसमें मियोसिस का प्रोसेस करवाया जाता है। और आपका मियोसिस करने के बाद जो आपका सेल बनता है, आपका स्पोर बनता है यहाँ पे, वो कैसा होता है, आपका n होता है। स्पोर जो होता है वो n होता है आपका। तो यहाँ पे जो स्पोर्स हुए, क्या हुए, ये जो आपके सेक्सुअल स्पोर्स बने, आपके मियोसिस के बाद जो आपके सेक्सुअल स्पोर्स बने वो कैसे होते हैं, मियोसिस के थ्रू बन रहे होते हैं। किसके थ्रू बनते हैं, मियोसिस के थ्रू, इसीलिए हम इन्हें मियोस्पोर्स भी बोलते हैं। एंड दे आर हैप्लॉइड इन नेचर, हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं और मियोसिस के थ्रू बन रहे होते हैं, इसीलिए हम इन्हें मियोस्पोर्स बोलते हैं। तो क्या होता है, सबसे पहले साइटोप्लाज्म फ्यूज होता है दोनों का। साइटोप्लाज्म फ्यूज होने के बाद उनके न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होते हैं। न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, कैरियोगैमी, कैरियो बोलते हैं न्यूक्लियस को, कैरियोगैमी होती है। और कैरियोगैमी के बाद भाई जो जाइगोट बन रहा है वो तो 2n बन गया। अब हमें तो वो n बनाना है, क्यों, क्योंकि फंगस की बॉडी तो हेप्लॉइड होती है, डिप्लॉइड तो होती नहीं है। तो अब इस डिप्लॉइड जाइगोट के अंदर मियोसिस का प्रोसेस होता है और ऐसे आपके सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं जो आपके n होते हैं नंबर में, हेप्लॉइड स्पोर्स होते हैं और मियोसिस से बनते हैं, इसीलिए इनको मियोस्पोर बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, मियोस्पोर बोला जाता है। अब आपके कुछ बहुत ऐसे फंगस होते हैं जिनमें एक इंटरमीडिएट स्टेज भी देखी जाती है। आपको पता है कुछ बहुत ऐसे फंगस होते हैं जिनमें इंटरमीडिएट स्टेज भी देखी जाती है, और वो स्टेज बताएं कहाँ पे प्रेजेंट होती है, साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होने के बाद वो इंटरमीडिएट की स्टेज देखी जाती है जहां पे न्यूक्लियस नहीं फ्यूज होता है। जहां पे न्यूक्लियस नहीं फ्यूज होता है तो आपका इस तरीके से साइटोप्लाज्म के अंदर ये दो न्यूक्लियस देखे जाते हैं, इस तरीके से दो न्यूक्लियस देखे जाते हैं। इसी को ही क्या बोला जाता है, डाइकैरियन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डाइकैरियन बोला जाता है, डाइकैरियन बोला जाता है। और इस फेज को बोला जाता है डाइकैरियो फेज, डाइकैरियो फेज बोला जाता है, डाइकैरियोटिक फेज बोला जाता है। और ये बहुत बेसिडियोमाइसिटीज और आपके जो एस्कोमाइसिटीज होते हैं उनके अंदर देखा जाता है ये इंटरमीडिएट स्टेज। ये इंटरमीडिएट स्टेज होती है जहां पे आपका साइटोप्लाज्म तो फ्यूज हो जाता है लेकिन न्यूक्लियस नहीं फ्यूज होता है। इस इंटरमीडिएट स्टेज को आपके सम मेंबर्स ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज एंड एस्कोमाइसिटीज में देखा जाता है। किसमें देखा जाता है, सम मेंबर्स ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज एंड एस्कोमाइसिटीज में ये इंटरमीडिएट स्टेज देखी जाती है। याद रखना ये चीज, ठीक है। तो आपका अब आपको समझ में आया सेक्सुअल स्पोर्स कैसे बन रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रही है, डाइकैरियन या डाइकैरियोटिक फेज क्या है आपका, ठीक है। इतना तो समझ में आई थिंक सो आ गया होगा, ठीक है। अब आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चीज आने वाला है। अब हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से आपकी फाइकोमाइसिटीज को, बेसिडियोमाइसिटीज को, एस्कोमाइसिटीज को, ड्यूट्रोमाइसिटीज को पढ़ने वाले हैं इन द फॉर्मेट ऑफ टेबल। तो अब आप लोग क्या करना,
टेबल बना लेना, जैसे मैंने सिमिलर टेबल इसमें बनाई हुई है, बहुत ही सिंप्लीफाइड करके मैंने चीज़ों को यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि आप पूरी अपनी एनसीईआरटी बुक को यूं चुटकी में डेसिफर कर पाओ, ठीक है, चुटकी में समझ पाओ। तो आपका अब हम यहाँ पे इन 4 क्लासेस को फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज को डिवाइड करने वाले हैं आपके ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, उनके मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन पे एंड फ्रूटिंग बॉडीज के बेसिस पे हम इन 4 क्लासेस को डिवाइड करने वाले हैं और इनकी हम टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? टेबल बनाएंगे इस तरीके से। तो टेबल में इस तरीके से 5 कॉलम्स बना लो, एक कॉलम में हम कैरेक्टर्स लिखेंगे। तो सबसे पहला कैरेक्टर आ जाता है कॉमन नेम, कि इन सारे फंगस को किस कॉमन नेम से जाना जाता है। तो अगर मैं बात करूं फाइकोमाइसिटीज की, तो अभी मैंने बताया फाइकोमाइसिटीज एक्वाटिक भी होते हैं आपके, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। तो एक्वाटिक पे इनका नाम होता है एल्गल फंगाई। टेरेस्ट्रियल जो होते हैं आपके, जो टेरेस्ट्रियल पे रहते हैं, जमीन पे रहते हैं, उनको बोला जाता है कॉन्जुगेशन फंगाई, ठीक है। बेसिडियोमाइसिटीज की बात करें तो क्लब फंगाई बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनकी जो फ्रूटिंग बॉडीज होती है ना, वो क्लब शेप्ड होती हैं। अब आप सब लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैम फ्रूटिंग बॉडीज क्या हैं। तो फ्रूटिंग बॉडीज आगे चल के अभी बताऊंगी जब बेसिडियोमाइसिटीज एक्सप्लेन करूंगी। फिलहाल इतना समझो कि बेसिडियोमाइसिटीज क्लब फंगाई बोली जाती है, एस्कोमाइसिटीज सैक फंगाई बोली जाती है। अगेन इसको सैक फंगाई इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो फ्रूटिंग बॉडी बनता है वो सैक, बोरे जैसा बनता है, ठीक है। और ड्यूट्रोमाइसिटीज इम्परफेक्ट फंगाई होती है। इम्परफेक्ट फंगाई इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हो रहा है, लेकिन इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है तो इसमें सेक्सुअल स्पोर्स भी नहीं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सेक्सुअल स्पोर्स नहीं प्रेजेंट होते तो ये इम्परफेक्ट फंगाई बोली जाती है। हैबिटेट की बात करें तो अगेन एक्वाटिक में रहते हैं टेरेस्ट्रियल। एक्वाटिक वाले थोड़े से ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं और टेरेस्ट्रियल वाले रेयरली पैरासाइट्स होते हैं आपके। बेसिडियोमाइसिटीज टेरेस्ट्रियल पे ही रहती है आपकी, ट्री के स्टम्प्स पे या फिर वुडन लॉग जो नहीं होती, लकड़ी के जो गट्ठर होते हैं उसके ऊपर पाई जाती है ये बेसिडियोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज काउ डंग पे, कॉप्रोफिलस, कॉप्रोफिलस फंगाई होती है आपकी, काउ डंग पे पाई जाती है आपकी। ड्यूट्रोमाइसिटीज सबसे बेस्ट डीकंपोजर्स माने जाते हैं और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया है कि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहते हैं और गुड डीकंपोजर्स माने जाते हैं। मतलब किसमें हेल्प कर रहे हैं? दे हेल्प इन मिनरल रिसाइकलिंग, मिनरल्स को रिसाइकल करने में हेल्प करते हैं। माइसीलियम की बात करें तो आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, फाइकोमाइसिटीज में एसेप्टेट माइसीलियम होता है लेकिन मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब वो एसेप्टेट होता है लेकिन बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जिसके लिए आपकी एनसीईआरटी में एक वर्ड यूज किया गया है सिनोसिटिक। सिनोसिटिक का मतलब ये होता है जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। माइसीलियम कैसा है? एसेप्टेट है आपका और मल्टी न्यूक्लिएटेड है। यहाँ पे आपके बेसिडियोमाइसिटीज में जो है माइसीलियम आपका सेप्टेट और ब्रांच भी होता है, ब्रांचेस निकलती हैं उसकी। और एस्कोमाइसिटीज में सेप्टेट और इसमें भी सेप्टेट होते हैं। सिर्फ फाइकोमाइसिटीज को छोड़ करके जिसमें एसेप्टेट होता है सब में सेप्टेट होता है। एसेक्सुअल स्पोर्स की बात करें, अभी हमने पढ़ा ज़ूओस्पोर और स्पोरेंजियोस्पोर्स आपके फाइकोमाइसिटीज में होते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज में एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं होते हैं। एस्कोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज में कोनिडिया होता है आपका एसेक्सुअल स्पोर्स, जो सबसे कॉमन स्पोर्स माने जाते हैं। नेक्स्ट आपके सेक्सुअल स्पोर्स। सेक्सुअल स्पोर्स आपके फाइकोमाइसिटीज में जाइगोट होता है, रेस्टिंग जाइगोट, जो अभी मैंने आपको बताया कि वो बन रहा था, पहले साइटोप्लाज्म फ्यूज हो रहा था, फिर न्यूक्लियस फ्यूज होकर के जाइगोट बना रहा था, उसी को ही वही आपका सेक्सुअल स्पोर होता है जो फाइकोमाइसिटीज में बनता है। बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियोस्पोर बनते हैं, एस्कोमाइसिटीज में एस्कोस्पोर बनते हैं। और अभी बताया ड्यूट्रोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट बोलते हैं क्योंकि उनके पास सेक्सुअल स्टेज नहीं होती है, उसमें कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो फाइकोमाइसिटीज में होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें नहीं होता है। फ्रूटिंग बॉडी की बात करें तो फ्रूटिंग बॉडी फाइकोमाइसिटीज में नहीं होती है, लेकिन फ्रूटिंग बॉडी क्या होती है, कैसे बनती है, हम पढ़ेंगे। आपका बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियोकार्प होता है और एस्कोमाइसिटीज में एस्कोकार्प होता है। क्या होता है? एस्कोकार्प होता है। और ड्यूट्रोमाइसिटीज में तो होगा ही नहीं भाई, क्या ही फ्रूटिंग बॉडी बनेगी, ठीक है। तो ये है आपका जो अंदर का मटेरियल लिखा हुआ है ना आपकी एनसीईआरटी की बुक में, उसको मैंने इस तरीके से कंपेयर एंड कंट्रास्ट करके टैबुलेट फॉर्मेट में डिवाइड कर दिया है ताकि आपको वो उतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत ना पड़े, आप इसी से ही पूरा रिवाइज कर लो, ठीक है। चलो, तो अभी हमने फाइकोमाइसिटीज पढ़ा। फाइकोमाइसिटीज क्या होते हैं? एक्वाटिक हैबिटेट में भी मिलते हैं जैसे कि डिकेइंग वुड पे, और मॉइस्ट और डंप इन्वायरमेंट में मिलते हैं आपके
भाई कॉमन सी बात है, वार्म और ह्यूमिड एनवायरनमेंट में मिलते हैं आपके, पैरासाइट होते हैं। माइसीलियम कैसा था अभी बताया था, एसेप्टेट था, लेकिन सिनोसिटिक था, मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। सिनोसिटिक का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है आपका इसका न्यूक्लियस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है आपका, जूओस्पोर बनाते हैं जो कि मोटाइल होते हैं, और एप्लानोस्पोर बनाते हैं, दैट इज द स्पोरेंजियोस्पोर्स जो आपके नॉन मोटाइल थे। स्पोरेंजियोस्पोर्स आपके नॉन मोटाइल थे, बताया था, एप्लानोस्पोर्स होते हैं आपके। अब अगर मैं कुछ बहुत मेंबर्स की बात करूं जो आपके फाइकोमाइसिटीज में आते हैं, तो ये रहे आपके कुछ बहुत मेंबर्स, दैट इज द एल्ब्यूगो, ये आपका एक्वाटिक फंगाई है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है, व्हाइट रस्ट वाली डिसीज कॉज करता है मस्टर्ड में, ये आपकी बुक में ही लिखा हुआ है कि ये व्हाइट रस्ट वाली डिसीज कॉज करता है सरसों में, मस्टर्ड में। राइजोपस और म्यूकस की बात करें तो ये टेरेस्ट्रियल होते हैं आपके और रेयरली पैरासाइट होते हैं, मतलब रेयरली ही इन्फेक्शन कॉज कर रहे होते हैं। लास्ट आता है आपका फाइटोथोरा इन्फेस्टेंस। फाइटोथोरा इन्फेस्टेंस ये आपका एक्वाटिक फॉर्म होता है, और ये इन्फेस्टेंस क्यों बोला गया है, क्योंकि इसने बहुत पहले 1840 के टाइम पे आपकी लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो नाम की एक डिसीज कॉज करी थी। क्या करी थी? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो नाम की एक डिसीज कॉज करी थी, जिसकी वजह से वहां पे भूखमरी भी आ गई थी, क्योंकि वहां के लोग आपके सिर्फ और सिर्फ पोटैटो के ऊपर डिपेंडेंट थे खाने के लिए। तो ये रहे आपके मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज, ठीक है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे आपके एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम अगेन आपके बेसिडियोमाइसिटीज के ऊपर। अभी मैंने बताया इनका हैबिटेट क्या होता है, ये सॉइल में लॉग्स ऑफ ट्री स्टम्प, वुडन लॉग्स जो नहीं है उनके ऊपर ग्रो करते हैं, पैरासिटिक होते हैं। माइसीलियम कैसी थी? ब्रांच्ड थी, सेप्टेट थी आपकी। एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। अब एक चीज आप लोगों को बताना मैं भूल गई, दैट इज द सेक्स ऑर्गन। अभी मैंने बोला कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, क्या बनता है आपका? सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं आपके, बेसिडियो स्पोर्स बनते हैं आपके बेसिडियोमाइसिटीज में, लेकिन यहाँ तो सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है, यहाँ तो सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है। तो इन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करी कैसे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करी कैसे? तो ये करते हैं आपके एक डिफरेंट तरीके के प्रोसेस से। अब सेक्स ऑर्गन तो एब्सेंट है, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर कैसे रहे हैं? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते कैसे हैं ये देखते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया था, अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इनके अंदर डाइकैरियोटिक माइसीलियम होती है। क्या होती है? दे कंटेन डाइकैरियोटिक माइसीलियम। इस तरीके से माइसीलियम होती है आपकी, सेप्टेट होती है आपकी, और दो न्यूक्लियस अलग अलग प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? दे कंटेन टू टाइप्स ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस ये हो गया आपका, और एक न्यूक्लियस आपका डिफरेंट बना देती हूँ दूसरे कलर का। दो डाइकैरियोटिक माइसीलियम होती है। तो अब ये लोग क्या करते हैं आपके, ये जो नीचे वाला माइसीलियम होता है ना, इससे ये लोग एक बॉडी बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? इसी से ही नीचे एक आपकी बॉडी क्रिएट कर लेते हैं, फ्रूटिंग बॉडी जिसको बोला जाता है। इस तरीके से, इस तरीके से आपकी बॉडी बना लेते हैं, और जितने भी आपके न्यूक्लियस अभी आपने देखे, वो न्यूक्लियस आपके इस सेप्टेट में से निकल करके, कंपार्टमेंट से निकल करके इसके अंदर चले जाते हैं। किसके अंदर चले जाते हैं? इसी के अंदर क्लब शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं। अभी क्लब फंगाई पढ़ाया था कि इनको क्लब फंगाई बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये क्लब शेप स्ट्रक्चर ऐसे जनरेट कर लेते हैं इस तरीके से। और आपका जो न्यूक्लियस होता है, अरे भाई कलर चेंज करना था, ठीक है, इस तरीके से ये दोनों न्यूक्लियस आपने देखे, ये इस आपके क्लब शेप स्ट्रक्चर के अंदर एंटर कर जाते हैं, ये दोनों इस तरीके से। ये जो क्लब शेप स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है बेसिडियम। इसको क्या बोला जाता है? बेसिडियम बोला जाता है। और इसी बेसिडियम के अंदर फिर क्या होता है आपके, ये कैरियोगैमी होती है, न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं, और न्यूक्लियस फ्यूज होकर के क्या बनाते हैं आपके, क्या होता है? न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, और न्यूक्लियस का फ्यूजन करके ये क्या करते हैं? जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं। जाइगोट मतलब 2n हो गया। अगेन जाइगोट में क्या हो गया आपका? मियोसिस हो गई, और मियोसिस होकर के आपके क्या बना लिए इन्होंने? स्पोर्स बना लिए। व्हाट दे फॉर्म द सेक्सुअल स्पोर्स। और आपको पता है ये सेक्सुअल स्पोर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे आर एक्सोजीनस, दे आर एक्सोजीनस। इनके बेसिडियम के बाहर प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से बनते हैं इनके सेक्सुअल स्पोर्स, जो कि क्या होते हैं? मियोस्पोर्स होते हैं, लेकिन एक्सोजीनस होते हैं, इनकी बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं, बेसिडियम के बाहर
प्रेजेंट होते हैं। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि कैरियोगेमी, कैरियोगेमी मतलब न्यूक्लियस का फ्यूजन कहाँ पे हो रहा है या फिर जाइगोट का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए ये फॉर्म करते हैं बेसिडियम के अंदर, जो कि एक क्लब शेप स्ट्रक्चर होता है, आपके डाइकैरियोटिक माइसीलियम से ही निकलता है। आपको अभी मैंने इस वाले पार्ट में बताया था, याद है, इस वाले पार्ट में बताया था जहां पे मैं आपको सेक्सुअल डिवीजन बता रही थी कि एक आपका डाइकैरियोटिक फेज आता है बीच में, जो कि सब मेंबर्स ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज में प्रेजेंट होता है। ये जो अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर बना करके दिखाया, ये वही था जहां पे बेसिडियम की फॉर्मेशन होती है, न्यूक्लियस फ्यूज होता है, आपका जाइगोट की फॉर्मेशन होती है जो 2n होता है, फिर अगेन इसमें मियोसिस होता है और सेक्सुअल स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है, जो आपके एक्सो जीनस होते हैं, बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं इनके स्पोर्स। ठीक है, तो अब अगर आपसे पूछा जाएगा कैरियोगेमी कहाँ हो रहा है, तो पता होना चाहिए बेसिडियम के अंदर, जाइगोट की फॉर्मेशन भी बेसिडियम के अंदर और मियोसिस का डिवीजन जो होता है वो भी बेसिडियम के अंदर ही होता है। आपका किसके अंदर होता है? बेसिडियम के अंदर। ठीक है, अब आपका ये स्पोर्स तो बन गए, लेकिन अभी मैंने आपको एक चीज बताई कि इनके अंदर सेक्स ऑर्गन्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, तो इन्होंने ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करी कैसे? मैम वो तो आपने बताया ना, डाइकैरियोटिक माइसीलियम के थ्रू करे, लेकिन इनका ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनता कैसे है? डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनता है आपका सोमैटोगेमी के थ्रू। इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो सोमैटोगेमी के थ्रू होता है, जिसमें आपका ये एक माइसीलियम हुआ, ठीक है, जिसमें सेप्टा प्रेजेंट होते हैं, और एक ये इनका सोमैटिक माइसीलियम हुआ। सोमैटिक माइसीलियम कहते हैं इनको, क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज सोमैटिक माइसीलियम। सोमैटिक माइसीलियम मतलब आपके जहां पे गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं उन सारे सेल्स को छोड़ करके, उन माइसीलियम को छोड़ करके जितने भी बॉडी के उनके माइसीलियम होंगे उनको सोमैटिक माइसीलियम ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सोमैटिक माइसीलियम। इन सोमैटिक माइसीलियम के अंदर पता है क्या होती है? सिर्फ एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। दे कंटेन ओनली सिंगल न्यूक्लियस। इस तरीके से सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है आपके सोमैटिक माइसीलियम के अंदर। और अब ये दोनों क्या करते हैं? दे आपस में फ्यूज कर लेते हैं, दे गेट फ्यूज्ड टुगेदर। इस तरीके से इन लोगों ने, दोनों सोमैटिक माइसीलियम ने फ्यूजन कर लिया और एक बन गया ये इनका न्यूक्लियस, है ना, और एक बन गया इनका ये न्यूक्लियस। ठीक है, और अब ये क्या बन गया? आपका डाइकैरियोटिक माइसीलियम बन गया। क्या बन गया? इट गेट कन्वर्टेड इनटू डाइकैरियोटिक माइसीलियम। इसी डाइकैरियोटिक माइसीलियम के नीचे क्या बनता है? आपका फ्रूटिंग बॉडी बनती है इस तरीके से माइसीलियम के नीचे ये आपका क्लब शेप स्ट्रक्चर, दैट इज द बेसिडियम की फॉर्मेशन होती है। इसी बेसिडियम के अंदर क्या होते हैं? ये दोनों न्यूक्लियस जो होते हैं आपके एंटर कर जाते हैं इस तरीके से। ये दोनों न्यूक्लियस आपके एंटर कर गए और ये दोनों न्यूक्लियस क्या करते हैं? दे कैन फ्यूज टुगेदर। फ्यूज करते हैं, आपका क्या परफॉर्म करते हैं? कैरियोगेमी करते हैं। और जैसे ही इन्होंने ये कैरियोगेमी करी, क्या होती है? जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। और जाइगोट जैसे ही बन जाता है आपका, जो कि 2n होता है, वो मियोसिस करता है। और मियोसिस करने के बाद आपका मियोसिस करने के बाद क्या बनता है? आपका सेक्सुअल स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है, जो मियोस्पोर्स भी कहलाते हैं और आपके एक्सोजीनस होते हैं। इसी बेसिडियम के बाहर इस तरीके से सेक्सुअल स्पोर्स बाहर बनते हैं आपके। इन्हीं को ही हम कहते हैं सेक्सुअल स्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स, या ये आपके एक्सोजीनस स्पोर्स होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका बेसिडियोमाइसिटीज, जिसमें सेक्स ऑर्गन ना प्रेजेंट होने के बावजूद भी बाकी सब में सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ड्यूट्रोमाइसिटीज को छोड़ करके, क्योंकि उसमें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो ही नहीं रही है आपकी। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज में होते हैं आपके। बेसिडियोमाइसिटीज में सेक्सुअल ऑर्गन ना होने के बाद भी आपका इस तरीके से सोमैटोगैमी के थ्रू आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब आया समझ में कैसे हो रहा है? ठीक है, तो अब अगर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यहाँ पे लिखा ही हुआ है आपकी बुक वाला ही, अगर मैं बात करूं इनके कुछ बहुत मेंबर्स की, तो ये रहे इनके कॉमन मेंबर्स, दैट इज द पक्सीनिया, जिसको रस्ट फंगाई भी बोलते हैं। ये ब्लैक और ब्राउन रस्ट बनाता है। ब्लैक एंड ब्राउन रस्ट सीरियल्स को खराब करता है आपका। यूस्टिलेगो, स्मट फंगाई बोला जाता है, पफ बॉल्स, मशरूम जो आप एडिबल फंगाई होती है, गैरिकस आपकी एडिबल फंगाई होती है, ब्रैकेट फंगाई आपकी गिनाडोडर्मा। ठीक है, ये सारे फंगाई मेंबर्स होते हैं आपके बेसिडियोमाइसिटीज के। किसके मेंबर्स होते हैं? बेसिडियोमाइसिटीज के। अब अगर हम बात करें आपके एस्कोमाइसिटीज की, तो एस्कोमाइसिटीज को कॉमनली हमने क्या पढ़ा था? सैक फंगाई। अब आपको फ्रूटिंग बॉडी समझ में आ गई होगी। अरे हाँ, आप लोग को एक चीज तो बताई नहीं,
एक चीज तो बताई नहीं, ये जो बेसिडियम है, जब बहुत सारे बेसिडियम आपस में इस तरीके से कनेक्शन बना लेते हैं, ये रहा एक बेसिडियम, ये रहा दूसरा बेसिडियम, ये सारा चौथा बेसिडियम, ये सारे जो बेसिडियम होते हैं इनका एग्रीगेटेड फॉर्म इसी को ही हम बोलते हैं बेसिडियोकार्प या फिर फ्रूटिंग बॉडी। ये बेसिडियम जो आप देख रहे हो, इनके एग्रीगेटेड फॉर्म को हम बोलते हैं बेसिडियोकार्प। क्या बोलते हैं? बेसिडियोकार्प बोला जाता है, जो कि आपकी क्या है? फ्रूटिंग बॉडी है, जो कि क्या है? आपकी फ्रूटिंग बॉडी है। इसी को ही हम क्या कहते हैं? फ्रूटिंग बॉडी, बेसिडियोकार्प, जो आपको मैंने अभी टेबल में एक्सप्लेन किया था। ये बनाई थी आपकी टेबल, है ना? ये बनाई थी आपकी टेबल। देखो फ्रूटिंग बॉडी क्या है आपकी? बेसिडियोकार्प बनती है। एस्कोमाइसिटीज में एस्कोकार्प बनती है आपकी। किससे बनती है? बेसिडियम से। जो आपका नीचे क्लब शेप स्ट्रक्चर बना था बेसिडियम के, माइसीलियम के, उसी को ही बेसिडियम बोलते हैं। और बहुत सारे बेसिडियम को इकट्ठा कर दोगे तो बेसिडियोकार्प बनता है, जो कि आपका फ्रूटिंग बॉडी होता है। ठीक है, चलो तो अब चलते हैं आपके एस्कोमाइसिटीज पे। एस्कोमाइसिटीज को सैक फंगाई बोला जाता है क्योंकि इनकी जो फ्रूटिंग बॉडी होती है, जैसे अभी मैंने बेसिडियोकार्प बताई, वैसे ही एस्कोमाइसिटीज में एस्कोकार्प होती है। मोस्टली आपके मल्टीसेलुलर होते हैं, जैसे कि आपके पेनिसिलियम, यीस्ट, सैक्रोमाइसिस सर्विसेज बोलते हैं ना, जो कॉमन फंगाई आपकी होती है वो यूनिसेलुलर होती है। सैप्रोफिटिक होते हैं, डीकम्पोजर्स होते हैं, पैरासिटिक होते हैं और कॉप्रोफिलस भी होते हैं। कॉप्रोफिलस मतलब काव डंग पे ऊपर मिलते हैं। माइसीलियम कैसी थी? ब्रांच थी और सेप्टेट थी। कैसी थी? डाइकैरियोटिक माइसीलियम थी आपकी। कैसी थी? सेप्टेट डाइकैरियोटिक माइसीलियम हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था आपका। और इनमें एसेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया होते हैं और सेक्सुअल स्पोर्स आपके एस्कोस्पोर्स कहलाते हैं, जो आपके एंडोजीनसली बनते हैं। एंडोजीनसली का मतलब पता है? एंडोस्पोर्स होते हैं इसमें। क्या होते हैं? एंडोस्पोर्स होते हैं। हमने एक्सोस्पोर्स पढ़े बेसिडियोमाइसिटीज में, जबकि एस्कोमाइसिटीज में एंडोस्पोर्स बनते हैं, इनके बॉडी के अंदर स्पोर्स बनते हैं। देखो किस तरीके से होता है, अगेन आपका वही स्ट्रक्चर आ जाएगा, दैट इज द डाइकैरियोटिक माइसीलियम। इस तरीके से सेप्टा प्रेजेंट होता है। इन्हीं सेप्टा के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? दो डिफरेंट काइंड्स के न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। एक न्यूक्लियस ये हो गया और दूसरा न्यूक्लियस आपका ये हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? डाइकैरियोटिक माइसीलियम। ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम में क्या होता है आपका? अगेन नीचे से एक फ्रूटिंग बॉडी बनती है इस तरीके से। क्या बनती है? इस तरीके से एक फ्रूटिंग बॉडी बनती है, जो कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? ये सैक लाइक बॉडी बनती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ये सैक लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं एस्कस। किधर गया? जिसको हम क्या बोलते हैं? एस्कस बोलते हैं। तो जितने भी आपके ये जो वो आ गए ना, न्यूक्लियस आ गए, जितने भी न्यूक्लियस थे आपके जो माइसीलियम में यहाँ प्रेजेंट थे, ये आपके इसी सैक लाइक स्ट्रक्चर में एस्कस के अंदर एंटर कर जाते हैं। इस तरीके से आपके एस्कस के अंदर एंटर कर गए। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियस है क्या होगा? जैसे वहां पे हो रहा है बेसिडियोमाइसिटीज में, वैसे ही यहाँ पे होता है। ये न्यूक्लियस क्या करते हैं? आपस में फ्यूज हो जाते हैं, दैट इज कैरियोगेमी परफॉर्म करते हैं। और जैसे ही ये कैरियोगेमी परफॉर्म करते हैं, क्या होता है आपका? जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जो कि 2n होता है ना? ये वाला न्यूक्लियस भी आपका n हुआ, ये वाला न्यूक्लियस भी n हुआ, ये भी n हुआ, ये भी n हुआ। आपस में इन्होंने कैरियोगेमी करके जाइगोट की फॉर्मेशन करी, जो कि 2n होता है। लेकिन हमें तो फंगस n चाहिए होता है क्योंकि वो हैप्लॉइड होती है। तो इस जाइगोट में क्या होता है? मियोसिस होती है और मियोसिस से ये क्या बना लेते हैं? सेक्सुअल स्पोर्स बना लेते हैं। व्हाट दे फॉर्म सेक्सुअल स्पोर्स, दैट इज द क्या बना लेते हैं? आपके सेक्सुअल स्पोर्स बना लेते हैं। और इस तरीके से मियोसिस करके उन्होंने सेक्सुअल स्पोर्स बना लिए। ये सेक्सुअल स्पोर्स क्या होते हैं? दीज आर एंडोजीनस इन नेचर। मतलब आपका ये एक माइसीलियम हुआ, ठीक है, सॉरी जस्ट अ सेकेंड। ये आपका डाइकैरियोटिक माइसीलियम जो था, जिसके अंदर ये आपका एस्कस बना था, इस एस्कस के अंदर आपके स्पोर्स बनते हैं इस तरीके से एस्कस के अंदर आपके स्पोर्स बनते हैं। ये क्या हो गए? आपके स्पोर्स हैं, जो कि एंडोजीनस होते हैं नेचर में। और कैसे होते हैं? दे आर मियोस्पोर्स, क्योंकि किसके थ्रू बनते हैं? मियोसिस के थ्रू बनते हैं। एंड इनका प्लॉइडी लेवल क्या होता है? दे आर n इन नेचर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है
आपके एस्कोमाइसिटीज में, किसमें होता है, एस्कोमाइसिटीज में होता है। ठीक है, तो भाई कॉमनली क्या होते हैं, अब कुछ बहुत मेंबर्स की बात करें तो एस्परजिलस में क्लेविसेप्स होता है और न्यूरोस्पोरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके ऊपर सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो न्यूरोस्पोरा के ऊपर ही होते हैं। यीस्ट आपका यूनिसेलुलर फंगाई होता है, मल्टीसेलुलर की बात करें तो आपका पेनिसिलियम होता है, देखो लिखा हुआ है पेनिसिलियम आपका, इस तरीके से बनते हैं आपके। ठीक है, चले नेक्स्ट, that is the ड्यूट्रोमाइसिटीज, commonly known as imperfect fungi, क्योंकि इनके अंदर एसेक्सुअल स्पोर्स तो होते हैं आपके, लेकिन सेक्सुअल स्पोर्स की प्रेजेंस नहीं होती है। एसेक्सुअल स्पोर्स कौन से होते हैं, कोनिडिया होते हैं, माइसीलियम सेप्टेट होती है, ब्रांच होती है, सैप्रोफिटिक होते हैं आपके। कुछ बहुत एग्जांपल क्या है, ऑल्टरनेरिया, कोलेट्रिकम एंड ट्राइकोडर्मा, ये तीन क्या हो गए आपके, ड्यूट्रोमाइसिटीज हो गए। ठीक है, एंड दे आर डीकम्पोजर्स, क्या होते हैं ये डीकम्पोजर्स होते हैं, हेल्प इन मिनरल रिसाइकलिंग, मिनरल रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं आपको। मैंने उस टेबल में बताया था कि टेरेस्ट्रियल होते हैं मेनली आपके, डीकम्पोजर्स होते हैं, मिनरल रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं आपके ड्यूट्रोमाइसिटीज। ठीक है, चलो भैया नेक्स्ट आ जाते हैं आपके सिम्बायोटिक एसोसिएशन के ऊपर। तो कुछ बहुत ऐसे फंगाई हैं जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्रिएट करते हैं जिनको माइकोराइजा बोला जाता है। माइकोराइजा में एक आपका फंगाई होता है, एक आपका किसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है, रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स के साथ वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है। एक होता है आपका एक्टोमाइकोराइजा और एक होता है एंडोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा जो होता है वो रूट्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, जैसे कि ये आपकी रूट की एपिडर्मिस है, जैसे कि ये रूट्स जो है आपकी, ये रूट्स की एपिडर्मिस है। तो ये जो आपका फंगस होगा, ये आपके फंगस रूट एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट होगा, इस जगह पे प्रेजेंट होगा आपका। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एक्टोमाइकोराइजा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेसिडियोमाइसिटीज प्लस पाइनस। बेसिडियोमाइसिटीज आपका फंगस हो गया, किसके रूट्स के साथ, किसके रूट एपिडर्मिस के ऊपर बना रहा है ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, पाइनस प्लांट के ऊपर बना रहा है, पाइनस हायर प्लांट के ऊपर बना रहा है। ठीक है, एंडोमाइकोराइजा जो होते हैं आपके, ये हो गया आपका रूट एपिडर्मिस, ये हो गया सपोज करो आपका रूट एपिडर्मिस। ये रूट एपिडर्मिस के अंदर एंटर कर जाते हैं। ठीक है, ये रूट एपिडर्मिस के अंदर एंटर कर जाते हैं इस जगह पे, जो आपकी कॉर्टेक्स वाली लेयर होती है। रूट एपिडर्मिस के नीचे जो लेयर आती है दैट इज द कॉर्टेक्स लेयर, वहां तक एंटर कर जाते हैं आपके ये फंगस। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ग्लोमस प्लस ऑर्किड। ग्लोमस प्लस ऑर्किड, ग्लोमस हो गया आपका फंगस और ऑर्किड हो गया आपका प्लांट। तो रूट्स ऑफ द हायर प्लांट के साथ जो फंगस आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है उसको हम माइकोराइजा बोलते हैं। एक होता है एक्टोमाइकोराइजा और एक होता है आपका एंडोमाइकोराइजा। नेक्स्ट आपका एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है लाइकन का। क्या होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, लाइकन का, जो फंगाई और एल्गी के बीच में बनता है। किसके बीच में, फंगस और एल्गी के बीच में बनता है। एल्गल पार्ट को हम बोलते हैं फाइकोबायोंट, एल्गल पार्ट को हम लोग फाइकोबायोंट बोलते हैं और फंगल पार्ट को हम लोग बोलते हैं माइकोबायोंट। ठीक है, फंगल पार्ट को बोलते हैं माइकोबायोंट, फंगल पार्ट को बोलते हैं माइकोबायोंट। फाइकोबायोंट जो होते हैं, जो ग्रीन एल्गी, क्लोरोफाइशी और ब्लू ग्रीन एल्गी बनाती है। ठीक है, फंगस और आपका जो एल्गी वाला कौन सा पार्ट होता है, एल्गी आपकी ग्रीन एल्गी हो सकती है। ग्रीन एल्गी और क्लोरोफाइशी फोटोसिंथेसिस में हेल्प करके उनको खाना बना करके देते हैं। और ब्लू ग्रीन एल्गी आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प कर रही थी कि नहीं कर रही थी। तो ब्लू ग्रीन एल्गी फाइटोसिंथेसिस बोल रही हूँ, फोटोसिंथेसिस भी करती है और साथ साथ में ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करती है आपकी। ठीक है, और बात करें अगर हम फंगल प्लांट की, तो वो माइकोबायोंट होते हैं, जैसे कि मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज। किसके मेंबर्स होते हैं, एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स होते हैं। तो इसके ऊपर एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चंस आपका आ सकता है, तो जरा प्लीज ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, तो ये हो गया पूरा आपका किंगडम ऑफ फंगाई खत्म होता है। और अब हम शुरू करते हैं आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की क्या होने वाले हैं। तो सबसे पहला आपकी बुक में दिया हुआ है, व्हाट डू द टर्म्स फाइकोबायोंट एंड माइकोबायोंट सिग्निफाई। तो अभी मैंने आपको बताया फाइकोबायोंट एल्गल पार्ट को बोलते हैं, एल्गी वाले पार्ट को, जैसे कि ग्रीन एल्गे थी, क्लोरोफाइशिये थी और आपकी ब्लू ग्रीन एल्गी थी। माइकोबायोंट हम किसको बोलते हैं, फंगल पार्ट को बोलते हैं, जहां पे कौन सा फंगस प्रेजेंट था, मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइसिटी प्रेजेंट थे आपके। बोथ दीज
these are present in symbiotic relationship. Algal prepare food for fungi due to the presence of chlorophyll, whereas the fungus provides shelter to algae and absorbs water and nutrients from the soil. फंगस न्यूट्रिएंट्स को और वाटर को एब्जॉर्ब करके एल्गी को देता है और एल्गी इन रिटर्न में उसको क्या खाना प्रिपेयर करके देती है. तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है कि तू भी मेरा भाई है, मैं भी तेरा भाई हूं, आपस में एक दूसरे की हम मदद करते हैं. तो इस तरीके से एल्गल पार्ट और फंगल पार्ट एक दूसरे की मदद करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं. गिव अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ क्लासेस ऑफ किंगडम फंगाई अंडर द फॉलोइंग मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. आपको मैंने एक ये बना के दिखाया था, ये वाला, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन निकाल लो इसमें से और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन निकाल लो. इन दोनों का पूरा एज इट इज आपको ये क्या बनाना है, आपको कंपैरिजन करना है. आपको पूरी टैब्यूलेट फॉर्मेट में वो पूरा कंपैरिजन लिखना है. आप सेम एज इट इज जैसे मैंने आपको बताया था वही लिख सकते हो. जरूरी नहीं है आपको इस तरीके से लिखने की जरूरत है, तो बहुत कुछ लग रहा है. आप वो सेम टैब्यूलेट फॉर्मेट में डायग्राम बना सकते हो, मतलब टैब्यूलेट फॉर्मेट में अपना आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो ये रहा मेरे प्यारे सारे स्टूडेंट्स के लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन, जिसे आप करना बिल्कुल भी मत भूलना. ठीक है, ताकि जितना हो सके आपकी प्रैक्टिस हो जाए. और अब हम जल्दी ही इस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए स्कूल के, वो सब आप फटाक से कर लो. एंड इवन नीट स्टूडेंट्स के लिए भी ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एक पूरी यूनिट से आपके काफ़ी अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो मेक श्योर आप लोग भी ज़रूर करना कि जाते जाते आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ताकि जब भी मैं ऐसा सेशन लेकर के आऊँ आपका टाइमली नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए. और इन केस अगर आपको मुझे पर्सनली रीच आउट करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं. खुशबू_भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है. तो बस मेरे प्यारे सारे से बच्चे जाते जाते लाइक कर दे सेशन को, चैनल को सब्सक्राइब कर दे. एंड अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में. तो बाय गाइस एंड टेक केयर.